नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज की सबसे बड़ी खबर, विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर हुई और सभी घटक दलों ने ज्ञानेश कुमार के प्रति गुस्सा जाहिर करते हुए आवाज उठाया कि महाभियोग जरूर आना चाहिए। संसद का वर्तमान सत्र 21 अगस्त को यानी 2 दिन बाद खत्म हो रहा है, तो क्या इतनी जल्दी महाभियोग आ सकता है? विपक्ष का कहना है कि अगर अभी नहीं तो संसद के शीत सत्र में महाभियोग लाया जाएगा। आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद पहली बार किसी चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी विपक्ष कर रहा है। 1990 के दशक में टी.एन. शेषन एक निष्पक्ष, सर्वप्रिय और खौफ पैदा करने वाले चुनाव आयुक्त बने थे। उनकी बेबाकी, निष्पक्षता, न्यायप्रियता और कार्य करने की शैली से पक्ष विपक्ष सभी संतुष्ट थे। लेकिन आज के चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और इनके पहले राजीव कुमार की कार्य संस्कृति और निष्पक्षता में पारदर्शिता न होता और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता की तरह काम करने की इनकी छवि इन्हें कुख्यात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ढोल पीट रही है कि चुनाव आयुक्त संवैधानिक पद होता है और बड़े संवैधानिक पद के खिलाफ अगर विपक्ष महाभियोग लाना चाहता है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयुक्त के साथ खड़ी है, अभी से नहीं। 2014 से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयुक्त के साथ है और चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल 17 अगस्त को जब प्रेस वार्ता चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने किया तो खुल्ला पता चल गया कि ज्ञानेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से बढ़ करके राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत रखते हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए एक टूल किट के रूप में काम करते हैं, इसका खुलासा हो गया। प्रेस वार्ता में पहली बार पत्रकारों ने खुल करके अपने मन से ज्वलंत सवालों को पूछा। वे सवाल जो इस देश की जनता के मन में हैं, वे सवाल जो इस देश के बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे समुदाय के दिलों में है, वही सवाल पूछे गए। लेकिन सभी सवालों का जिस ढंग से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जवाब दिया, उससे पानी का पानी, दूध का दूध अलग हो गया। और अब यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या प्रवक्ता के रूप में वह चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे। भारत में तमाम बड़े संवैधानिक पद हैं, वह चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद हो। इन्हीं पदों के समकक्ष चुनाव आयुक्त का भी पद है। अगर चुनाव आयुक्त गलत काम करते हैं, पक्षपात करते हैं, न्याय नहीं करते हैं, इनकी कार्यशैली, कार्य संस्कृति में
पारदर्शिता नहीं है और वह तानाशाही रुख अपनाए हुए हैं, तो उनके खिलाफ, सभी संवैधानिक पदों के खिलाफ संविधान में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 304 के तहत चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। कल की प्रेस वार्ता के आधार पर जब साबित हो गया कि आज के चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वह हर धत्कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तो इसलिए अगर विपक्ष एकजुट होकर, लामबंद होकर मीटिंग किया और उसमें फैसला किया कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जाना चाहिए, तो सवाल उठता है, क्या इंडिया गठबंधन या विपक्ष महाभियोग ला करके ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटा सकता है? यह सब कुछ संसद पर डिपेंड करता है और संसद में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की बढ़त है, इसलिए महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाए मुश्किल लगता है, लेकिन पास भी हो सकता है अगर क्रॉस वोटिंग हुई तो। क्रॉस वोटिंग अभी 3 दिन पहले हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सचिव पद के लिए जब मतदान हुआ तो उसमें क्रॉस वोटिंग हुई है। अगर उसी तरह की क्रॉस वोटिंग महाभियोग प्रस्ताव में होती है तब निश्चित है कि ज्ञानेश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, जिल्लत के साथ, अपमान और बेहयाई के साथ। लोकसभा और राज्यसभा का सिस्टम यह है कि 50 सदस्य कम से कम राज्यसभा में होने चाहिए जो महाभियोग प्रस्ताव को लेकर के आए। इसी तरह से कम 100 प्रस्ताव लोकसभा से आना चाहिए, लोकसभा के चुने हुए सांसदों के द्वारा। प्रस्ताव तो आसानी से आ सकते हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के 50 और 100 सांसद निश्चित रूप से प्रस्ताव ला सकते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव क्या पास हो पाएगा? 2/3 बहुमत मिलना चाहिए महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लेकिन 2/3 बहुमत इंडिया गठबंधन या विपक्ष के पास नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मोदी सरकार एनडीए का विरोध करने के लिए, एनडीए में भी बहुत से सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से सांसद हैं जो मोदी और शाह की कार्य संस्कृति से खुश नहीं हैं। और अगर ये क्षुब्ध, असंतुष्ट सांसद इंडिया गठबंधन का साथ दे देंगे तो निश्चित रूप से महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाएगा। लेकिन दूसरी बड़ी अड़चन यह है कि लोकसभा में ओम बिरला क्या महाभियोग प्रस्ताव लाने का समर्थन करेंगे या महाभियोग प्रस्ताव पास करने की अनुमति देंगे? राज्यसभा में हरिवंश क्या महाभियोग लाने का समर्थन करेंगे या महाभियोग लाने की अनुमति देंगे? मुश्किल लगता है क्योंकि यह दोनों भी नरेंद्र मोदी और शाह के मोहरे हैं, ठीक उसी तरह से जैसे ज्ञानेश कुमार एक बड़ा मोहरा है।
हम समझते हैं कि विपक्ष मजबूती के साथ महाभियोग प्रस्ताव को लाना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि अगर महाभियोग प्रस्ताव पास नहीं होता है तो एक नैतिक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर, चुनाव आयोग पर पड़ेगा और इस देश की जनता थू थू करेगी कि नरेंद्र मोदी के राज में चुनाव आयोग को हैक कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और उसके खिलाफ महाभियोग लाया गया जो 75 साल से कभी नहीं लाया गया है संविधान लागू होने के बाद। इस तरह से महाभियोग लाना विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। विपक्ष महाभियोग क्यों लाना चाहता है, इसके पीछे आपको मैंने बताया कि प्रेस वार्ता में खुलासा हो गया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, बाकी दोनों चुनाव आयुक्त नरेंद्र मोदी और शाह की कठपुतली हैं। उनके इशारे पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों को अवैध ढंग से जिताने का काम ये चुनाव आयुक्त कर रहे हैं, जिसका खुलासा राहुल गांधी ने कर दिया है। बंगलौर की एक विधानसभा सीट जिसका नाम महादेवन है, उस सीट पर राहुल गांधी ने अपने साथियों के साथ सर्च किया तो पता चला कि सिर्फ एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से अधिक मतदाता फर्जी हैं और बहुत से मतदाताओं ने कई बार वोट दिया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की उस सीट पर जीत हुई है और राहुल गांधी का मानना है कि महादेवन सीट की तरह, बंगलौर सीट की तरह कम से कम 78 ऐसी सीटें हैं जिस पर नरेंद्र मोदी धांधली करके चुनाव जीते हैं और चुनाव आयोग धांधली करके नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाया है। राहुल गांधी का कहना है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डाटा और सीसीटीवी फुटेज हमें दे दिया जाए तो हम उन 78 सीटों के लिए भी खुलासा कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। अगर ऐसा होता है और 78 सीटों पर खुलासा हो जाता है तो नरेंद्र मोदी सरकार गिर भी सकती है। इसीलिए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने का नाम नहीं ले रहे हैं राहुल गांधी का और उसके खिलाफ तमाम तरह के गैर जरूरी वाहियात बहाने गढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि सीसीटीवी में हमारे देश की माताओं, बहनों, बेटियों का वीडियो है। हम किसी व्यक्ति को कैसे साझा कर सकते हैं अपनी माताओं, बहनों की वीडियो को, जो कि एक निहायत थोथा और घिनौना तर्क है। इसे इस देश की महिलाएं भी समझ रही हैं, बुद्धिजीवी वर्ग भी समझ रहा है, पूरा 140 करोड़ देशवासी समझ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इससे नरेंद्र मोदी सरकार को गिरने का खतरा है और चुनाव आयोग की भद पिटने का भी खतरा है। तो विपक्ष ने भी कमर कस लिया है और जिस तरह से चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का टूल किट चुनाव आयुक्त के खिलाफ हल्ला बोल करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने शुरुआत सासाराम बिहार से किया है और यह हल्ला बोल रुकेगा नहीं जब तक नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के संबंधों का खुलासा जन जन तक नहीं पहुंचेगा और जब तक चुनाव आयुक्त की धांधली सामने पूरी तौर पर नहीं आएगी, तब तक राहुल गांधी का हल्ला बोलो अभियान वोट चोर
गद्दी छोड़ अभियान चलता रहेगा। राहुल गांधी एक ऐसे कद्दावर नेता के रूप में हैं जिसे विपक्ष ने हरी झंडी दे दिया है नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्तों की पोल पट्टी खोलने के लिए। तो जिस तरह से बातें चल रही हैं महाभियोग लाने की, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी इसके साथ गुप्त रूप से खड़े हैं और समर्थन देने की बात कर रहे हैं। आरएसएस का एक धड़ या यूं कहें पूरा आरएसएस नरेंद्र मोदी और शाह की कार्य संस्कृति, इनके अहंकार, इनके तानाशाही रवैये से आज से नहीं लोकसभा चुनाव के पहले से ही खफा है। आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी कुर्सी छोड़ दे और वह कुर्सी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी पदाधिकारी को सौंप दी जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाते हैं, अहंकार का परिचय देते हैं, साक्षात ईश्वर का अवतार नॉन बायोलॉजिकल बन जाते हैं और जितना झूठ और जुमला बोलते हैं और आरएसएस का अपमान करते हैं, आरएसएस नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो आरएसएस भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी की छुट्टी कर दिया जाए, क्योंकि इन्होंने 2014 में तमाम बड़े कद्दावर नेताओं की छुट्टी कर दिया था मार्गदर्शक मंडल बना करके कि जिनकी उम्र 75 साल या 75 से अधिक हो गई है उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाए। आज आरएसएस का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जो नियम बनाया है उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा उस नियम का, और उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में जाना पड़ेगा प्रधानमंत्री पद की कुर्सी को छोड़ करके। लेकिन नरेंद्र मोदी अपने कुर्सी पर चिपके रहना चाहते हैं और इसके लिए हर छल छंद और उपाय अपना रहे हैं। तो साथियों, सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी छोड़ने का नहीं है, उनकी कुर्सी छुड़ाने और उन्हें गुजरात भेजने का काम तो आरएसएस ही कर सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से व्यवस्था में, जी हाँ, सरकार में ही नहीं पूरी व्यवस्था में, पूरे प्रजातंत्र में जो बदबू पैदा कर दिया है, जो बुराइयां पैदा कर दिया है, उसे खत्म करने की जरूरत है और उसे एक एक करके संविधान के रास्ते पर चल करके राहुल गांधी ने खत्म करने का बीड़ा उठाया हुआ है और बखूबी उस रास्ते पर चल भी रहे हैं। अगर व्यवस्था को बचानी है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को बचाना है, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों को राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा होना होगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हर एक एक्शन में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन का साथ देना होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके अपनी बात भी आप रख सकते हैं।